आज का हमारा ये वेबिनार उच्च रक्तचाप से संबंधित है, जिसे जियो मित्र ई क्लिनिक के पैनलिस्ट डॉक्टर विनोद कुमार संबोधित करेंगे। इस वेबिनार को अंत तक देखें ताकि आपको अपनी समस्त परेशानियों से छुटकारा पाने में मदद मिल सके। इस बार का टॉपिक जो हम लोग का है वो है हाइपरटेंशन, जिसको कि हम लोग हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप भी कहते हैं। तो जैसे कि ये बहुत ही आम बीमारी है और अधिकतर ही लोगों में पाई जाती है जब एज ज़्यादा हो जाती है, और भी जो इसके सिम्टम्स रहते हैं और इसके लक्षण क्या होते हैं तथा इनसे होने वाली क्या समस्याएं होती भविष्य में। तो अभी हमारे साथ जो डॉक्टर जुड़े हुए हैं वो आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा-सा जियोमित का भी एक इंट्रो देना चाहूँगी आप सभी को, क्योंकि आप लोग को तो अधिकांश लोगों को पता होगा, लेकिन जो लाइव जुड़े हैं फेसबुक पे तो थोड़ा-सा उनको भी हम बता देते हैं कि जियोमित ई क्लिनिक है क्या? तो जियोमित ई क्लिनिक एक माध्यम प्रदान करता है गाँव के लोगों को, जिसके ज़रिए वो देश भर के बड़े-बड़े शहरों के डॉक्टरों से जुड़ते हैं और उनसे इलाज पाते हैं। तो अभी जैसे कि आप लोग को पता ही है कि जियोमिति क्लिनिक 1000 से भी ज़्यादा हो चुकी हैं, लगभग 80 सिटीज़ में हो चुकी हैं, और अभी हम लोगों ने अपनी लैब भी स्टार्ट कर चुकी है, जो कि अगस्त से स्टार्ट हुई है। तो जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर वीके असवाल जी, वो एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हैं और जियोमित पे ऑनलाइन परामर्श प्रदान करते हैं। और मैं चाहूँगी कि अब डॉक्टर वीके असवाल जी अपना परिचय देते हुए हमें बताएं कि हाइपरटेंशन क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे और क्या समस्याएं हो सकती हैं जिनको भी हाइपरटेंशन होता है। तो ओवर टू यू विनोद कुमार डॉक्टर जी। सभी का स्वागत करता हूं और मैडम आपका भी स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर वीके असवाल कोठारी हॉस्पिटल बीकानेर में हूं अभी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी वर्तमान की एक बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम जो काफी ज्वलन समस्या है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है मैं इस बारे में पहले बता देता हूं थोड़ा सा, कि अपने शरीर के जो ब्लड वेसल्स होती हैं, धमनियां, आर्टरीज, वेसल्स, जो ये ब्लड का जो प्रवाह होता है, तो हार्ट जो पंप करता है ब्लड को धमनियों के अंदर, आर्टरीज के अंदर, तो हार्ट जो प्रेशर लगाता है, ये जो जो ब्लड का जो प्रेशर लगता है, जो ब्लड वेसल्स की वॉल्स के ऊपर, जो ब्लड वेसल्स की दीवारों के ऊपर, इसे ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, इसका एक निश्चित लेवल होता है, नॉर्मली 120/80। लेकिन अभी जो जेएनसी 8 की नई गाइडलाइंस आई है उसमें, और आजकल के खान पान और रहन सहन को देखते हुए, ब्लड प्रेशर का जो नॉर्मल लेवल डिसाइड किया गया है वो 140 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 90 से नीचा। ये देखा गया है कि ये रहता है तब तक अपन को मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही अपन काम चला सकते हैं। तो हाइपरटेंशन जो है वो हाई ब्लड प्रेशर इज लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन in which the blood pressure in the arteries is persistently elevated। लगातार बीपी बढ़ा रहता है, उसे ही हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन की पहले की जो स्टेज होती है प्री हाइपरटेंशन, जिसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से 139 तक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से 89 तक रहता है। स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से लेके 159 तक और डायस्टोलिक 90 से 99 तक रहता है। हाइपरटेंशन स्टेज सेकंड के अंदर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 160 या उससे ज्यादा, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 100 या उससे ज्यादा रहता है। एक प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन और होता है, जो केवल प्रेगनेंसी के टाइम पर ही बीपी बढ़ा रहता है, अन्यथा नॉर्मल रहता है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है जिसे एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहता है, जो 90 to 95% केसेस के अंदर जो हाइपरटेंशन का बीपी का जो प्रकार पाया जाता है वो यही होता है। इसमें कोई भी अननोन कॉज हो सकता है, कोई कारण नहीं होता है शरीर में। जो दूसरा प्रकार का है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, वो सेकेंडरी कोई भी बीमारी जो होती है शरीर में उसके कारण होता है, यानी सेकेंडरी होता है उसकी वजह से। जैसे कि मान लो कोई किडनी की डिजीज हो गई हो, या डायबिटीज हो गई हो, या कोई और हार्मोनल प्रॉब्लम हो गई हो उसकी वजह से। तो वही इटियोलॉजी मतलब कारण
प्राइमरी हाइपरटेंशन जो है वो विदाउट कारण होता है, एलिवेशन इन बीपी विदाउट एन आइडेंटिफाइबल कॉज। सेकेंडरी जो होता है 5 से 10% होता है, लेकिन किसी न किसी बीमारी की वजह से, जैसे मान लो बचपन के अंदर कंजेनाइटल नैरोइंग ऑफ एओर्टा, मतलब जो हार्ट की ब्लड वेसल्स होती है उसका सिकुड़न हो जाए, कोई रीनल डिजीज, गर्दे से रिलेटेड कोई बीमारी, एंडोक्राइन डिसऑर्डर लाइक कुशिंग सिंड्रोम जिसमें आदमी मोटा भी हो जाता है, ये एक हार्मोनल प्रॉब्लम है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे ब्रेन ट्यूमर या कोई हेड की इंजरी हो गई हो, उनमें भी हो सकता है ब्लड प्रेशर। स्लीप एपनिया, जो ओबेसिटी की वजह से, मोटापे की वजह से लोग रात को सो नहीं पाते हैं, खर्राटे लेते हैं, तो स्लीप एपनिया डिसऑर्डर होता है, उसमें भी उसकी वजह से भी बीपी हाई रहने लगता है। और इसके अलावा कई सारी दवाइयां हैं जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, एनएसएड्स जैसे दर्द की दवाइयां हैं, गर्भावस्था को रोकने वाली दवाइयां हैं, और कोई नशा वगैरह, कोकेन, अल्कोहल, स्मोकिंग, लीवर की बीमारी। 25% शहरी पॉपुलेशन और 10% जो गांव की पॉपुलेशन है वो हाइपरटेंशन की बीमारी से ग्रसित है वर्तमान में। 70% हाइपरटेंसिव जो है वो स्टेज फर्स्ट में है। तो इसमें आंकड़े देखें अपन में, अपने देश 16 लाख मौत जो है वो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हुई। 2013 में पूरी दुनिया में 94 लाख मौतें जो हैं वो केवल हाइपरटेंशन की वजह से हुई। तो चौथा सबसे बड़ा कारण है ये देश में मौत का। और मौत के जो मुख्य कारण हैं जैसे लकवा है, स्ट्रोक्स, दिल की बीमारी है, हार्ट अटैक, किडनी की बीमारी है, सीकेडी, इनकी वजह से होता है। हु आर एट रिस्क, किसमें रिस्क ज्यादा होता है ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। एज है, सेक्स, फैमिली हिस्ट्री, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, और स्मोकिंग है, कोएग्जिस्टिंग डिसऑर्डर जैसे डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा होना, अल्कोहल का ज्यादा लेना, ये सभी रिस्क फैक्टर है। पैथोफिजियोलॉजी, कैसे बीपी बनता है बॉडी के अंदर, ब्लड प्रेशर हाई क्यों होता है, इसकी कई सारी मैकेनिज्म्स होती हैं। ये सारी मैकेनिज्म मिलकर के क्या करती है कि जो हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी को बढ़ा देती है, और जो जहाँ ब्लड जाना चाहिए आर्टरीज में वहां पे अवरुद्ध उत्पन्न कर देती हैं। तो ब्लड प्रेशर जो होता है वो कार्डियक आउटपुट और सिस्टोलिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस, सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तब ब्लड प्रेशर बन के आता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटीज, एक्टिविटीज ऑफ वेस्कुलर एंडोथेलियम, एक्टिविटीज ऑफ रीनल सिस्टम और एक्टिविटीज एंडोक्राइन सिस्टम, ये चारों सिस्टम मिलकर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। इन किसी सिस्टम में गड़बड़ हो जाती है तो फिर ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रहने लगता है। हाई ब्लड प्रेशर वैसे तो ज्यादातर पेशेंट में इसके लक्षण ही नहीं आते, इसलिए इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। यही सबसे बड़ी बात है कि साइलेंट रहता है, नुकसान करता रहता है बॉडी के अंदर, बड़े बड़े ऑर्गन्स को डैमेज करता रहता है, लेकिन लक्षण नहीं आते। जब लक्षण आते हैं एक लेवल के बाद में, तब अचानक से धुंधला दिखाई देना, उल्टी होना, जी मचलाना, भरम जैसा महसूस होना, सिर में दर्द, सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ रहना और थकान रहना बॉडी के अंदर, ये सारे लक्षण आने लगते हैं। कॉम्प्लिकेशंस जो है वो हाइपरटेंशन की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, जैसे कि लकवा हो सकता है, आंखों की रोशनी जा सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, किडनी डिजीज हो सकती है, किडनी फेलियर हो सकती है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है ना, ये सारे के सारे। इसके अलावा हाइपरटेंशन रहते रहते बीपी कई बार अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, दैट इज हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज। उनको हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज कहते हैं। जब बीपी, सिस्टोलिक बीपी 180 से ज्यादा और डायस्टोलिक बीपी 120 से ज्यादा हो जाता है, तो ये शरीर के एंड ऑर्गन डैमेज करने लगते हैं। अपने शरीर की किसी भी, मतलब इतना बीपी हो गया तो कोई ना कोई ऑर्गन को डैमेज करके ही ये बीपी जाएगा। तो ये हाइपरटेंसिव इमरजेंसी होती है जिसके अंदर अपन को कुछ सेकंड्स या कुछ मिनटों के अंदर ही बीपी को कंट्रोल में लाना होता है दवाइयों के द्वारा। टारगेट ऑर्गन डैमेज है, जो किस किस ऑर्गन को डैमेज करता है ये मैंने ऑलरेडी बता ही चुका। हार्ट के अंदर ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी कर देता है, एंजाइना, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट फेलियर। ब्रेन के अंदर ये लकवा कर देता है, स्ट्रोक और ट्रांजिट इस्चेमिक अटैक कर देता है। क्रोनिक किडनी डिजीज, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज, रेटिनोपैथी, आंखों की रोशनी भी चली जाती है। हाई ब्लड प्रेशर के खतरे ये हैं फिलहाल कि प्रत्येक 10 में से 7 जो व्यक्ति हैं उनका पहला जो हार्ट अटैक आता है वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आता है, 10 में से 7 लोगों में।
10 में से 8 लोगों में पहला जो स्ट्रोक है यानी लकवा जो आता है वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आता है। और जो हार्ट से संबंधित जो लंबी समस्याएं हैं जैसे हार्ट फेलियर होना, ये भी 10 में से 7 में ब्लड प्रेशर की वजह से आता है। यादाश्त चली जाती है, डिमेंशिया रिस्क इंक्रीजेस, यादाश्त धीरे धीरे कम होने लगती है, मेमोरी लॉस होने लगता है। किडनी फेलियर जो है वो इंडिपेंडेंट फैक्टर है ही। तो ये सारी चीजें जो है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आती है। और इसको कैसे डायग्नोज किया जाए, तो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि दैट इट इज ए साइलेंट किलर। इसमें कोई स्पेसिफिक लक्षण नहीं होते, और जो होते हैं वो सुबह सुबह ऑक्सीपिटल हेडेक, सर के पीछे की तरफ दर्द होना, जी घबराना, उल्टी जैसा जी मचलाना, थकान रहना, ये सब है। बहुत ज्यादा बीपी बढ़ जाता है तो नाक में खून भी आने लगता है, या विजन जो है वो धुंधला हो जाता है, कम दिखाई देने लगता है। घर पे अपन बीपी मेजरमेंट करते हैं, घर पे नॉर्मली 135-85 से ज्यादा अगर बीपी आता है दैट इज कॉल्ड हाइपरटेंसिव, तो उसको हाइपरटेंशन मानना चाहिए। और हम जो डिवाइसेज है उनको रेगुलर चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि उनकी भी सेंसिटिविटी खत्म होती जाती है। इसके अलावा कफ जो है उसको एक अप्रोप्रिएट साइज का कफ होना चाहिए, कि कफ का जो ब्लडर होता है वो कम से कम जो अपनी आर्म है उसका 80% पार्ट को एनसर्कल करना चाहिए, मतलब 80% पार्ट पे वो आना चाहिए। और एटलीस्ट 2 मेजरमेंट होने चाहिए, 2 बार बीपी लेना चाहिए, एक बार में डिसाइड नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पेशेंट को बीपी लेने से पहले शांत वातावरण में सीट पे पैर लटका के बिठाएं, आराम से 5 मिनट तक उसको आराम करने दें, उसके बाद ही बीपी लें। ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो हाइपरटेंशन सबसे पहले तो प्रिवेंटिव मेजर ही अपनाने चाहिए कि ट्रीटमेंट लेने की जरूरत ही नहीं ना पड़े। जब प्री हाइपरटेंशन के अंदर ही पेशेंट आ रहा है तो नियमित रूप से एक्सरसाइज, फल सब्जियों का सेवन, नमक का कम से कम सेवन करना चाहिए, तंबाकू शराब कम करना चाहिए, जैम केचप जो फास्ट फूड और जंक फूड है उनका कम उपयोग करें, अचार पापड़ चटनी से दूर रहें, वजन पर काबू पाएं, लाइफस्टाइल में बदलाव करें। ये सब करके अपन हाइपरटेंशन से बचाव कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बात मैं बता दूं कि जो नमक है उसका बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। अगर नमक की 2 ग्राम मात्रा नॉर्मल खाने में अपन कम कर देते हैं तो 7.5 लाख डेथ होने से प्रति वर्ष बच जाएंगी बीपी की वजह से। इतना ज्यादा नमक का रोल है। सो थेरेपी जो अपन देते हैं उनका गोल क्या होना चाहिए कि उनसे अपने हार्ट पे और रीनल पे इफेक्ट ना पड़े, जो मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी है वो खत्म हो, और बीपी का लेवल 140/90 से कम रखें। हाँ, ऐसे पेशेंट जिनमें डायबिटीज या क्रॉनिक डिजीज कोई दूसरी बीमारी भी है, गुर्दे से रिलेटेड या डायबिटीज है, उनमें अपन को बीपी का लेवल 130/80 से कम रखना है। तो सबसे पहले तो नॉन फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है हाइपरटेंशन के, जिनमें डाइट है, रेगुलर एक्सरसाइज, लूज वेट, रिड्यूस सॉल्ट इनटेक, अवॉइड हार्मफुल हैबिट, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारे। और उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो फिर अपन को क्या है कि इस पे भी जाएंगे, अपन मेडिसिन पे भी जाएंगे। टॉप 10 टिप्स है फॉर कंट्रोलिंग हाई ब्लड प्रेशर। इसमें आप देखेंगे कि एक तो चेक योर ब्लड प्रेशर रेगुलरली, अपना नियमित रूप से चेकअप करवाते रहें। मेंटेन ए हेल्दी बॉडी वेट, वेट को कंट्रोल करें। पार्टिसिपेट इन 30 मिनट्स ऑफ मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी ऑन मोस्ट डेज ऑफ द वीक, मतलब 30 मिनट तक रोज थोड़ा हल्का फुल्का व्यायाम जरूर करें। स्ट्रेस को कम करें, ऐसी एक्टिविटीज करें जिससे माइंड रिलैक्स हो। इसके अलावा ब्लड प्रेशर की मेडिसिन अगर चल रही है तो उसको रेगुलर लें। स्मोकिंग को और अल्कोहल को क्विट करें, उनको छोड़ें या उनकी मात्रा को कम कर दिया जाए। इसके अलावा हेल्दी डाइट दैट इज हाई ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड लो इन सोडियम, सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स और कोलेस्ट्रॉल, ये कम होने चाहिए डाइट में। अवॉइड सेकेंड हैंड स्मोकिंग, दूसरा कोई स्मोकिंग कर रहा है उसके पास भी ना बैठे ज्यादा, सेकेंड हैंड स्मोकिंग भी बहुत डेंजरस होती है। और जो अंतिम बात है वो है सपोर्ट ए फैमिली मेंबर और क्लोज फ्रेंड विथ हाई ब्लड प्रेशर बाय प्रिपेयरिंग हेल्दी मील, टेकिंग वॉक एंड मैनेजिंग स्ट्रेस टुगेदर। परिवार के सारे सदस्यों को वो हैबिट अपनानी चाहिए कि अगर घर में कोई एक हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो उसी के अनुसार डाइट,
और एक्सरसाइज और रिलैक्सिंग एक्टिविटीज जो है वो उसके अनुसार करें, ताकि उसको भी मैनेज करने में इजी रहे। रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन भी होता है, कई बार अपन दवाइयां देते हैं, बहुत हाई डोज तक बढ़ा देते हैं, तो भी बीपी जो है वो कंट्रोल नहीं आता, दैट इज रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। इसके कारण होते हैं कि तो इम्प्रॉपर बीपी मेजरमेंट, एक्सेसिव सोडियम इंटेक मतलब नमक का बहुत ज्यादा उपयोग, डायबिटिक थेरेपी जो पेशाब लगाने के लिए जो थेरेपी देते हैं अपन डायबिटिक थेरेपी, उसका इनएडिक्वेट डोज, और कुछ दवाइयां हैं जैसे दर्द की दवाइयां हैं, ओसीपी है, कोई नशे वाली दवाइयां हैं, ये सारी, कुछ लोग क्या हर्बल सप्लीमेंट्स लेते हैं बॉडी बनाने के लिए, ये सारे क्या रेजिस्टेंट कर देते हैं, हाइपरटेंशन को कंट्रोल नहीं होने देते। और इसके अलावा एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक और आइडेंटिफाइड कॉज हाइपरटेंशन के बहुत सारे जो कॉज होते हैं जैसे रीनल डिजीज वगैरह, इनमें भी हाइपरटेंशन रेजिस्टेंट हो जाता है, इजीली कंट्रोल में नहीं होता। तो हाइपरटेंशन एक जानलेवा बीमारी है, हाई बीपी को अनदेखा न करें और जल्द से जल्द मरीज को डॉक्टर के पास ले जाकर चेक कराएं ताकि उसकी जान बचा सकें। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर वीके जी, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छी बातें आपने हमारे सभी दर्शकों को बताई। और जैसे कि डॉक्टर ने कहा कि हाइपरटेंशन से बचने के लिए हम लोग को हेल्दी डाइट लेनी चाहिए और साथ में ही एक्सरसाइज करनी चाहिए नियमित रूप से और नमक का सेवन भी कम करना चाहिए। तो केवल हाइपरटेंशन के अलावा भी ये तीनों अगर चीजें आप लोग नियमित रूप से ध्यान रखें तो आई थिंक डॉक्टर साहब बहुत सारी बीमारियों से हम लोग बच सकते हैं अगर नियमित रूप से एक्सरसाइज करें। तो अभी आप लोग के कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए सर से। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, नमस्कार। सर पेशेंट जैसे जिसका बीपी हाई होता है, मतलब 200 क्रॉस कर जाता है, हाँ हाँ, तो उसके प्रिस्क्रिप्शन में क्या रहता है मेडिसिन वगैरह में? अगर 180 से ज्यादा आ रहा है सिस्टोलिक बीपी तो ये हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है। ऐसे पेशेंट को तुरंत बीपी कंट्रोल करना जरूरी है, अगर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं बॉडी को डैमेज करके किसी न किसी ऑर्गन को डैमेज करके आएगा वो। तो इसके अंदर ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं जिनसे अपन इनको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उनका प्रॉपर मेजरमेंट जो है, मॉनिटर वगैरह ये सब पास में होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बीपी कई बार ज्यादा कम में चला जाता है। तो अपन को एक टाइट्रेट करना पड़ता है, जिसमें डायरेटिक्स दे सकते हैं, लेसिक्स है, लेविटालॉल है, निफेडिपिन है, हाइड्रोलेजिन है, ऐसी दवाइयां हैं जो बीपी को तुरंत, नाइट्रोग्लिसरीन है, ये तुरंत कुछ सेकंडों के अंदर, मिनटों के अंदर बीपी को कम लाती है। तो इसमें मेजरमेंट की और अच्छे सेटअप की जरूरत होती है जहां पर आराम पेशेंट को मॉनिटर कर सकें, क्योंकि ज्यादा कम ना चला जाए। तो बीपी को बहुत क्लियरली मॉनिटर करना पड़ता है जब बहुत ज्यादा बीपी होता है तो। हाँ सर, ये पूछ रहे थे, एक पेशेंट है वो मतलब 45 प्लस एज है उनका, हाँ हाँ, तो उनको कभी बीपी का ऐसा कुछ प्रॉब्लम रहता नहीं था और ना ही कभी मेडिसिन बीपी का चला है सर। बट क्या है ना कि अभी कुछ महीनों से देख रहे हैं कि हम बीपी जो मेजरमेंट कर रहे हैं तो मैक्सिमम वही 140/100 तक जाता है सर, सिस्टोलिक 140 और डायस्टोलिक 100। ओके। और सर ये मिनिमम वही 134/98 रहता है या 134/96 रहता है, मतलब ये सुबह से लेकर शाम तक का ये रिकॉर्ड है। मैं बता दूं दीपक जी इसमें कि इसमें अपन को पेशेंट का 3 दिन तक बीपी रेगुलर चेक करना है, सुबह एक ही टाइम पे, ठीक है। अगर 3 में से कोई 2 रीडिंग जो है अपनी हाइपरटेंशन के रेंज में आ रही है तो अपन को बीपी की एक इनिशियल दवाई इनको स्टार्ट कर देनी चाहिए। हाँ, तो वही समझ में नहीं आ रहा था सर, 130 भी हो जाता है और सुबह 140 हो जाता है और वो बोलते हैं कि सर मेरा थोड़ा मतलब अजीब तरह से करने लगता है। जरूरत नहीं है, बीपी जो है वो 24 आवर चेंज होता रहता है, इसकी एक डायरनल वेरिएशन चलता है, मतलब 24 आवर बीपी वेरिएशन करेगा। अपन रात को, कोई भी हाइपरटेंसिव पेशेंट होता है वो भी रात को सोता है, उस वक्त तो उसका बीपी बहुत कम हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। अपन को वो नहीं देखना, अपन को ये देखना है कि बीपी की रेंज में 3 में से 2 रीडिंग बीपी की रेंज में आ रही कि नहीं आ रही। हाँ, बीपी का रेंज तो यही है सर, मैक्सिमम 140/100 है और मिनिमम 130 या 134/96 रहता है। नहीं, अब ये करें ना कि 3 दिन तक आप सेम टाइम पे सुबह 8 बजे चेक करें इनका बीपी, तीन रीडिंग ले 3 दिन तक, उसमें से 2 रीडिंग अगर अपनी 140/90 से ज्यादा आ रही है तो इनको बीपी की इनिशियल दवाई स्टार्ट कर देनी चाहिए लो डोज के अंदर। कौन सा मेडिसिन सर इनिशियल स्टार्ट करने वाला होता है कि जो शुरू में दे सकें?
वो पेशेंट की प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, लेकिन इनिशियली जो सबसे बेस्ट रहता है वो एस इनहिबिटर रहता है, इसमें अपन टेलमिसार्टन या ओल्मेसार्टन जो इनमें से यूज कर सकते हैं। टेलमीफर्टिन वो जो 40 आता है ना सर? हाँ, 20 भी आता है, 40 वो पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। और सर अगर बीपी मान लीजिए 130 के आसपास आ गया है वो, तो फिर क्या बीपी का दवा ऐसा क्या चलते रहता है सर कि बीपी का दवा बंद हो सकता है? क्योंकि हम लोग जो ट्रीटमेंट देख रहे हैं डॉक्टर द्वारा सर कि, या बोलते हैं पेशेंट लोग कि बीपी का दवा मेरा चलता है, तो उनका चलते ही रहता है। तो ऐसा नहीं है कि बीपी की दवाई चालू हो गई तो वो जिंदगी भर चलती रहे। पेशेंट एक्सरसाइज करके डाइट को मेंटेन करके भी दवाई कम कर सकता है या बंद कर सकता है। हाँ नहीं, बस मेरा पूछ सवाल यही था कि सर अगर नॉर्मल हो जाएगा बीपी, जैसे इनका 130 हो जाए तो 130 के बाद हम बंद कर सकते हैं मेडिसिन? नहीं, 130 के बाद बंद, मैंने आप समझिए बात को, केवल इसलिए नहीं कि 130 हो गया है, वो तो दवाई से कंट्रोल है। जी सर। लेकिन पेशेंट अगर लाइफस्टाइल को सही कर रहा है, अपनी डाइट हैबिट्स को चेंज कर रहा है, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं तो फिर वो बंद कर सकता है। हाँ, कहीं कि पेशेंट तो बहुत नॉनवेज भी नहीं खाती है, बस सिंपल भोजन ही करते हैं, ऐसा नहीं कि फैट ज्यादा लेती है, नमक भी कम ही खाती है क्योंकि थायराइड है उनको, तो नमक भी कम ही खाती है, उनके चलते घर वालों को भी नमक कम खाना पड़ जाता है। थायराइड बता देना, थायराइड भी कुछ सेकेंडरी कॉज होता है हाइपरटेंशन का, तो हाँ, ये थायराइड नॉन, का उनका चलता है मेडिसिन सर, थायराइड भी है। हाँ, कम मात्रा में एक लो डोज के अंदर मेरे हिसाब से इनको दवाई लेनी चाहिए। टेलमिसार्टन 20 mg इनको सफिशिएंट रहेगी। तो ये बीपी फिर 3 दिन ही मेजर करना है, एक ही टाइम, सेम टाइम, सुबह 8 बजे? किसी भी पेशेंट को डायग्नोज करने के लिए आपको 3 दिन मेजर करना है, उनमें 2 रीडिंग अगर आती है तो ही बीपी का पेशेंट है। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर अंकुर चौहान, फिजियोथेरेपिस्ट, ओटी असिस्टेंट, नोएडा से। डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल है हाँ, कि अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है लेकिन उसके साथ उसको ब्रेडिकार्डिया भी हो रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? कई डॉक्टर जो झोला छाप होते हैं वो बीटा ब्लॉकर्स भी दे देते हैं, बीपी देख लिया हार्ट रेट देखा नहीं, तो उस सिचुएशन में क्या करें हम? तो बीटा ब्लॉकर तो अवॉइड करेंगे, इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाएगा। बीटा ब्लॉकर तो बिल्कुल नहीं देना पेशेंट को, है ना, डेफिनेटली। डेफिनेटली। और दूसरी बात ये कि हाइपरटेंशन के साथ ब्रेडिकार्डिया होने का मतलब है कि इसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं। पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, या इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन उसका ज्यादा हो सकता है। जब ब्रेन के अंदर प्रेशर बढ़ता है तब बीपी बढ़ता है, हार्ट रेट कम हो जाती है ना। तो पहले तो उसको रूल आउट करना चाहिए अपन को, कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवा करके, या अपन को उसको रेफर करके, मतलब पेशेंट को उसको इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है ऐसे पेशेंट को। दूसरी बात ये है कि ब्रेडिकार्डिया से रिलेटेड कोई दवाई नहीं दोगे उसको, उसको दवाई अपन नॉर्मल, अपने पास बहुत सारे ऑप्शंस है ऐसे, जो एम्लोडिपिन दे सकते हैं अपन, टेलमिसार्टन दे सकते हैं अपन, एस इनहिबिटर, एस ब्लॉकर दे सकते हैं, एआर भी दे सकते हैं, मतलब केवल बीटा ब्लॉकर तो नहीं देना उसको। जी डॉक्टर साहब, जी, थैंक यू डॉक्टर। हाँ सर, नमस्ते। हाँ नमस्कार। सर अखिलेश बात कर रहा हूँ इलाहाबाद डायग्नोस्टिक से। सर हमारे मम्मी की जो है बीपी अक्सर बढ़ी रहती है, मतलब 220-40 तक भी पहुंच जाती है, और दवा भी उनके पहले टेलमी 40 चल रही थी, वो सब काम नहीं करती। तो आपके पैनल पे एक डॉक्टर के तिवारी सर हैं, तो उनको दिखाए हैं, तो दवा चल रही है फिलहाल, पहले की अपेक्षा कंट्रोल है, फिर भी 170-80 अभी भी है जो है, 170-80 सिस्टोलिक रहता है, डायस्टोलिक 80-90-100 तक पहुंच। कितना रहता है? हाँ, बीपी कितना रहता है बताएं, अखिलेश जी बताएं। अभी सर उनका बीपी आज मॉर्निंग में 180 और 100 था। दवा क्या चल रही है? दवा उनका जो है टेल्मा CT40 अपान 12.5 ये चल रही है, मेटैक्सिल 550 चल रहा है, स्पाइन फ्री चल रहा है, और न्यूरोकाइंड सिरप चला रहे हैं। यही दवाई, और स्टेमेडिल MD चल रही है। डॉक्टर साहब आप एक काम, व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिएगा जी, मेरे, पहले मेरी प्रोफाइल पे आप मेरे को उनकी स्लिप भेज दीजिएगा, मैं उनका ट्रीटमेंट चेंज करके भेज दूंगा आपको ना। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। आपकी प्रोफाइल से मैं ले लूंगा आपका नंबर जो है। ओके, ओके सर, थैंक यू।
हेलो। हाँ बिल्कुल बताएं। अरे मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा था कि जैसे जितनी भी एंटी हाइपरटेंसिव दवाएं हैं वो मतलब हाइपरटेंशन को कम करने के लिए यूज की जाती हैं। डॉक्टर साहब अगर किन्हीं मतलब 3 दवाइयां कोई ऐसी हो अलग अलग कैटेगरीज की जो डॉक्टर साहब को सबसे ज्यादा पसंद हो, तो हम जानना चाहेंगे कि मतलब कौन सी दवा डॉक्टर साहब को सबसे बेटर लगी और क्यों। तीनों कैटेगरी मतलब कोई भी कैटेगरीज हो। हाँ मैं बता दूं आपको, एक्चुअल में एक दवाई अच्छी बुरी लगने से नहीं है। JNCET की गाइडलाइन के अनुसार अगर पेशेंट का इनिशियली बीपी रेज करके आता है तो 2 ड्रग कॉम्बिनेशन स्टार्ट करना जरूरी होता है उसको। अगर पेशेंट का अगर 140/90 से ज्यादा आ रहा है तो 2 ड्रग कॉम्बिनेशन जो है वो बेटर रिजल्ट्स आते हैं उसके। तो 2 ड्रग के अंदर ये है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और कोई भी एक डायूरेटिक हो सकता है, या एस इनिबिटर या प्लस डायूरेटिक हो सकता है, या SARB प्लस डायूरेटिक। जैसे टेल्मिसार्टन के साथ में क्लोरथाइजाइड टेल्मासिटी हो गया, ऐसे ही टेल्मिसार्टन के साथ हाइड्रोक्लोरथाइजाइड हो सकता है, एम्लोडिपिन के साथ हाइड्रोक्लोरथाइजाइड हो सकता है। थर्ड जो ड्रग है वो मोस्ट प्रोबेबली जो मैं लेता हूँ वो बीटा ब्लॉकर यूज लेता हूँ अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होता है तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एस इनिबिटर प्रीफर करता हूँ। एस इनिबिटर के बाद अगर कॉम्बिनेशन करना है मुझे तो उसमें एक डायरेटिक और थर्ड ड्रग लेनी है तो मैं उसको बीटा ब्लॉकर ऐड करता हूँ। अच्छा अच्छा सर, एक और चीज मैं पूछूंगा सर आपसे। जैसे मान लीजिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक तो अलग अलग प्रेशर है, तो अगर किसी पेशेंट का सिस्टोलिक नॉर्मल होता है और डायस्टोलिक बढ़ा होता है, या किसी का डायस्टोलिक जो है नॉर्मल होता है सिस्टोलिक बढ़ा होता है, इन दो अलग अलग केसेस में हमारी मतलब की ड्रग की जो चॉइस होगी वो क्या होगी सर? ये कॉजेज होते हैं अलग अलग। डायस्टोलिक बीपी जो होता है नॉर्मली जो जैसे अल्कोहलिक पेशेंट होते हैं या थायराइड डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं उनमें डायस्टोलिक बीपी ज्यादा मिलेगा आपको। तो डायस्टोलिक बीपी को कम करने के लिए अपन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और डायरेटिक जो है उनको प्रेफर करते हैं। और सिस्टोलिक हाइपरटेंशन जो होता है आइसोलेटेड सिस्टोलिक होता है जो एज के अनुसार होता है, जो ज्यादातर ओल्ड एज पेशेंट्स के अंदर होता है। उनके अंदर बीपी को बहुत ज्यादा कम करने की जरूरत नहीं होती, तो उनमें अंदर हम सिंगल एक ये जो टेल्मिसार्टन या जो ARB है वो यूज कर सकते हैं। अच्छा ठीक। अच्छा सर, अच्छा अगर सर कोई पेशेंट आता है हमारे क्लिनिक पे, सपोज दैट अगर अगर एक चीज होती है जैसे एरिथमिक कंडीशन होती है, जैसे उसकी फ्लटर्स हो रही हो उसके हार्ट नॉर्मली अगर पैरामीटर से स्फेग्नोमैनोमीटर से कि ये पेशेंट एरिथमिक है या नहीं है, या उसके लिए कोई स्पेशल टेस्ट करवाने पड़ते हैं सर? एरिथमिक के लिए तो पेशेंट का ECG कराना पड़ेगा अपन को। मतलब अपन लोग इससे नहीं जान सकते सर ना, स्फेग्नोमैनोमीटर से? आप पल्स ऑक्सीमीटर लगाओगे तो उसमें पल्स रेट उसकी जो है वो कभी कम कभी ज्यादा कभी कम, जैसे एक बार 70 आ गई, 90 आ गई, फिर 100 आ गई, या फिर 60 से 100 आ गई। मतलब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है तो पेशेंट एरिथमिक है। या अगर पल्स रेट पे आप नॉर्मली रेडियल आर्टरी पे आप हाथ लगाकर जब पल्स नापते हो आप तो उसके अंदर रिदम नोट कर सकते हो। अगर रिदम बराबर आ रही है, एक जैसी रिदम आ रही है तो रेगुलर है, और अगर रिदम में चेंज हो रहा है या बीच में पल्स गायब हो रही है तो अपन को पता लग जाएगा एरिथमिया है पेशेंट को। ठीक है सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके थैंक यू। हेलो 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 सर। हाँ मैं करीब 6-7 सालों से मतलब बीटा ब्लॉकर ले रहा हूँ जी। मैं नॉर्मल था बिल्कुल। वायरल फीवर के बाद मेरा बीपी बढ़ा था, तो डॉक्टर ने मुझे रेमीपिल खिलाया बहुत दिनों तक, 2.5 mg। ओके। तो रेमीपिल से क्या होता था कि बीपी तो कंट्रोल रहता था, बीपी में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। ओके। फिर पल्स रेट थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता था, तो एक डॉक्टर साहब ने उसको चेंज कर दिया, मेरे को मेटोप्रोलोल दे रहे हैं वो 25 mg का। जी जी। तो उससे मेरा बीपी और पल्स रेट दोनों का कंट्रोल था। फिर कोविड के टाइम में मुझे कोविड हुआ, मेरा वेट लॉस हुआ। उसके बाद अब अगर मैं जब वो दवा लेता हूँ बीटा ब्लॉकर मेटोप्रोलोल, तो मॉर्निंग में मुझे थोड़ा सा तकलीफ रहती है जब मैं दवा लेता हूँ उसके 2-3 घंटे तक। दोपहर में रेस्ट करने के बाद शाम को फिर नॉर्मल रहता है। नहीं, लेकिन मॉर्निंग में आपका बीपी कम रहता है, क्या रहता है पल्स रेट बीपी का क्या कंडीशन रहता है? मॉर्निंग में पल्स रेट थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है सर, ये 100 के आसपास। और बीपी नॉर्मल रहता है। नॉर्मल कितना, मतलब क्या रेंज क्या है?
130 90 140 90। हाँ, तो मतलब हाई रेंज पे रहता है, हाई रेंज पे है बीपी, और आपका बीटा ब्लॉकर के साथ में भी पल्स रेट बढ़ी हुई है। तो जी। आप बीटा ब्लॉकर कौन सा ले रहे हैं सर अभी? मेटोप्रोलोल। मेटोप्रोलोल, ठीक है। 25 जी। जी जी। मैं आपको एडवाइस करूंगा इसमें कि आप मिटोप्रोलोल के साथ में एक टेल्मिसार्टन को और ऐड कीजिए इसके अंदर। आप जी बेटर ये कि टेल्मिसार्टन और मिटोप्रोलोल का जो कॉम्बिनेशन आता है, एक मैक्साट बीटा 25 आता है, ये एक जी। मैक्साट बीटा 50 आता है। आप मैक्साट बीटा 50 का आधा टेबलेट लीजिए। जी जी। मैक्साट बीटा 50 का आधा टेबलेट लेंगे तो उसमें 20 mg आपको टेल्मिसार्टन मिल जाएगा और 25 आपको मिटोप्रोलोल मिल जाएगा, ठीक है। जी जी। तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आप मैक्साट बीटा 50 लीजिए, उसकी आधी टेबलेट आप लेना स्टार्ट कीजिए। जी जी ठीक है सर। ठीक। वैसे सर मैं आपसे ऑनलाइन भी बात करना चाहूंगा पूरी रिपोर्ट के साथ में। ईसीजी वगैरह मैंने करा तो बिल्कुल नॉर्मल निकला हुआ है, ईसीजी में कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल मिस्टर, बिल्कुल। जी सर, ओके सर, थैंक यू। सर आई थिंक सबने अपने क्वेश्चन कर लिए हैं। तो जैसे कि डॉक्टर जी साहब जी। ने जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि वो ऑल टाइम मतलब अवेलेबल रहते हैं, कोई उनका फिक्स टाइम नहीं है, आप दिन में डाल सकते हैं ओपीडी उनके लिए। तो ज़रूर आप ओपीडी डाल के उनसे परामर्श लें अगर आपको हाइपरटेंशन रिलेटेड कोई समस्या हो या फिर और भी कोई समस्या हो। जैसे कि सर हमारे एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हैं। और इसके अलावा मैं और ये बात और कहना चाहूँगी हमारे सभी हेल्थ पार्टनर्स को कि वाइटल्स सही से डालें, ताकि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो वाइटल्स चेक करके अच्छे से इलाज कर पाएँ। और भी आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो कि है 84 27 50 60 70। तो इसी के साथ ही मैं यहाँ पे ये वेबिनार यहीं पे मतलब ख़त्म करना चाहूँगी और बहुत-बहुत धन्यवाद आने के लिए। और ऐसे ही भविष्य में और भी वेबिनार करेंगे, आप सभी लोग आते रहिएगा हर हफ्ते। तो डॉक्टर विनोद जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इस तरह के और वेबिनार करवाते हैं अलग यस सर। टॉपिक्स पे, तो अवेयरनेस भी है इससे काफी अच्छा रहेगा ना। जी। और सर एक हम लोग के हेल्थ पार्टनर्स को नॉलेज भी मिल जाएगी कि किस तरीके से वाइटल्स वगैरह लेने हैं। और सपोज बहुत थैंक यू